इस अध्याय में हम एल्कीन के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। कार्बन 2 से कार्बन 4 तक की एल्कीन गैस होती है, जबकि कार्बन 5 से कार्बन 12 तक की एल्कीन द्रव अवस्था में पाई जाती है और उससे उत्तर एल्कीन ठोस अवस्था में पाई जाती है। एल्कीन की प्रकृति अध्रुवीय होती है, इस कारण ये जल में विलय नहीं होती, परंतु कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाती है। एल्केनों की भांति ही इनमें भी निम्नतर एल्केनीय गैस ये जल में अघुलनशील व बेंजीन में जैसे अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होती है तथा ये जल से हल्की होती है। इनमें एक विशिष्ट गंध होती है और ये चमकीली लौ के साथ जलती है। ये एल्केनों के जितनी अध्रुवीय नहीं होती, क्योंकि एक sp2 संकरित कार्बन परमाणु एक sp3 संकरित कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय होता है। सम्मित और विपक्ष एल्कीनों का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, जबकि असम्मित और समपक्ष एल्कीनों के एल्किल समूह में +I प्रभाव के कारण थोड़ा सा द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं एथीन, इसमें 2 कार्बन से मिलकर बनी हुई एल्कीन है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। जबकि हम प्रोपीन को देखें तो इसमें 3 कार्बन वाला की चेन है और इसमें एक मेथिल समूह है और ये असम्मित है। जबकि 1 ब्यूटीन को देखें तो वह भी एक असम्मित है एल्कीन है, अतः इसमें द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। जबकि हम समपक्ष 2 ब्यूटीन को देखें और विपक्ष 2 ब्यूटीन को देखें तो हम देखते हैं कि समपक्ष 2 ब्यूटीन में द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, जबकि विपक्ष 2 ब्यूटीन में तो विभिन्न दिशाओं में या विपक्ष दिशा में मेथिल समूह जुड़े होते हैं। इस कारण से इसमें द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। ये एल्केनों की तुलना में कम वाष्पशील होती हैं और इनके गलनांक और कथनांक का मान संगत एल्केनों की तुलना में अधिक होता है। एल्कीनों की आपेक्षिक स्थायित्व। एल्कीनों में कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विबंध होता है, जिसमें एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है, अतः इसकी आकृति समतलीय या प्लेनर होती है। इन पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण एल्कीनों के अणु इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करके इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। एल्कीनें हाइड्रोजन के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके एल्केन बनाती हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और 1 मोल एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से उत्पन्न ऊष्मा को हम हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इसे एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार किसी एल्केन के हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान जितना अधिक होगा, वह एल्कीन उतनी ही अस्थायी होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम सिस 2 ब्यूटीन या ट्रांस 2 ब्यूटीन के हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा को देखें तो सिस 2 ब्यूटीन में हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा -28.6 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, जबकि ट्रांस 2 ब्यूटीन में -27.6 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विपक्ष या ट्रांस 2 ब्यूटीन समपक्ष या सिस 2 ब्यूटीन की अपेक्षा 1 किलो कैलोरी मोल अधिक स्थायी है, अर्थात 1 ब्यूटीन विपक्ष तथा समपक्ष 2 ब्यूटीन कम स्थायी होते हैं। परमाणुओं एल्कीन में द्विबंधीय कार्बन परमाणुओं पर जुड़े हुए एल्किल समूह की संख्या अधिक है तो उसके लिए डेल्टा H का मान उतना ही कम है, अर्थात वह एल्कीन उतनी ही अधिक स्थायी होती है। विभिन्न प्रकार की एल्कीनों के स्थायित्व को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। यदि हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के किसी स्ट्रक्चर या संरचना को देखें तो हम देखते हैं कि यदि उनमें हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा है तो उनमें हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान अधिक होगा
और वो उतनी ही अस्थायी होगी। यदि हम उन हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा कर दें तो डेल्टा एच का मान जितना कम होगा या हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा जितनी कम होगी या हाइड्रोजनों की संख्या जितनी कम होगी उनका स्थायित्व उतना ही अधिक हो जाता है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि इन चित्रों के माध्यम से R2 कार्बन डबल बॉन्ड Cr2, इसमें दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के में उपस्थित हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन दो एल्किल समूह द्वारा और दूसरे कार्बन में भी दो एल्किल समूह अर्थात 4 एल्किल समूह होने के कारण ये सब सर्वाधिक स्थायी होता है। इसी प्रकार ट्रांस अधिक स्थायी है शिष्य। एल्किनों के स्थायित्व की व्याख्या। एल्किनों में द्विबंध कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े एल्किल समूहों की वृद्धि से उनके स्थायित्व में वृद्धि होती है, जिसकी व्याख्या को डेवार द्वारा हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर समझाया गया है। इसके अनुसार द्विबंध में पाई कक्षकों का प्रतिस्थापी एल्किल समूह के सिग्मा कक्षकों के साथ आंशिक अतिव्यापन होता है। इस प्रकार अतिव्यापन द्वारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन द्विबंध के पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एकल बंध में भी थोड़ा सा द्विबंध गुण आ जाता है। इसी कारण प्रोपीन CH3 व CH डबल बॉन्ड CH2 के मध्य दूरी 150 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, जो कि कार्बन कार्बन एकल दूरी 1.53 से कुछ कम होती। इस प्रकार हम देखते हैं कि एल्किन में हाइड्रोजन की संख्या अधिक होने पर उसमें हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा अधिक होती है और उनका स्थायित्व कम हो जाता है। इसी प्रकार जब हम एल्किन के हाइपर कॉन्जुगेशन को देखें तो हम देखते हैं कि अनुनादी संरचनाओं के आधार पर उनके स्थायित्व को समझाया जा सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन की स्थिति को हम उसके रासायनिक गुणों में भी अध्ययन करेंगे। रासायनिक गुण। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन मैरिक प्रभाव के कारण कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन की ओर विस्थापित हो जाते हैं और उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन अधिक उत्पन्न हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही किसी कार्बन पर आक्रमण करता है और इसी कारण एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया संपन्न कराती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जब इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करता है तो एक कार्बन पर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं और एक कार्बन कार्बोकेटायन दूसरा कार्बन कार्बोनायन बनाता है और आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बन ऋणायन से जुड़ जाता है तो और कार्बोकेटायन बनता है। बाद में कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही से जुड़कर विपक्ष योग का निर्माण करता है। इस प्रकार एल्कीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं और ये अभिक्रियाएं योगात्मक होती हैं। उसमें पहली अभिक्रिया है हैलोजन अम्ल का योग, जिसे हम हैलोजनीकरण भी कहते हैं। जब एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है, अतः हाइड्रोजन परमाणु उस असंतृप्त कार्बन पर जुड़ता है जिस पर पहले से ही जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। जब भी हम एल्कीन पर HCl का योग कराते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, अर्थात 2-क्लोरोप्रोपीन बनता है। क्रियाविधि में जब हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि जब भी प्रोपीन पर H+ आयन की क्रिया पहले आक्रमण करता है तो हम देखते हैं कि दो प्रकार के कार्बोकेटायन बनते हैं, एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन, एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी होता है, अतः क्लोरीन 2 डिग्री से रिएक्शन करके 2-क्लोरोमेथेन का निर्माण करता है। हैलोजन का योग। जब एल्कीन पर हैलोजन अणु का आक्रमण होता है तो सबसे पहले पाई संकुलन बनता है जो शीघ्र ही सिग्मा संकुल में परिवर्तित हो जाता है। इस सिग्मा संकुल पर हैलोजन का आक्रमण विपरीत दिशा में संपन्न होता है, इस कारण ये योग विपक्ष योग कहलाता है। जब भी हम एल्कीन पर या प्रोपीन पर हैलोजन अम्ल का योग करते हैं तो H पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर ये रिएक्शन होती है और एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स
पुनः X- से रिएक्शन करके एक ट्रांस एडिशन का निर्माण करता है। इन उत्पादों को द्वारा का बनना किसी क्रियाविधि से स्पष्ट होता है। जब भी हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर ब्रोमीन की रिएक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रोमीन पाई संकुल बना लेती है और ये पाई संकुल में से एक ब्रोमीन पृथक होकर एक सिग्मा संकुल का निर्माण करता है। सिग्मा संकुल में ब्रोमीन पुनः जुड़कर एक विपक्ष डाइब्रोमो यौगिक का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया का उपयोग हम कार्बन कार्बन द्विबंध की उपस्थिति अथवा असंतृप्तता का परीक्षण में भी करते हैं। जब भी हम प्रोपीन पर ब्रोमीन की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन की उपस्थिति में कराते हैं तो गहरे लाल रंग का प्राप्त होता है और समीपवर्ती डाई हैलाइड व एल्कीन रंगीन होती है। एल्कीन की ब्रोमीन विलयन में मिलाने पर ब्रोमीन विलयन डाई ब्रोमाइड बनने के कारण रंगीन हो जाता है। इस कारण किसी यौगिक का ब्रोमीन विलयन को रंगीन करना उस यौगिक में कार्बन कार्बन द्विबंध की उपस्थिति को दर्शाता है। मार्कोनी-काफ का नियम। इस नियम के अनुसार जब हाइड्रोजन हैलाइड अथवा किसी अन्य ध्रुवीय अणु का किसी असममित एल्कीन पर योग होता है तो उसका हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय परमाणु उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो, अर्थात ध्रुवीय अणु का धन विद्युतीय भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जो कम प्रतिस्थापी हो। जब हम इस उदाहरण को देखते हैं जिसमें द्विप्रतिस्थापी कार्बन होता है, डबल बॉन्ड कार्बन से एक प्रतिस्थापी कार्बन, जब इससे किसी ध्रुवीय अणु का योग कराया जाता है तो धन विद्युतीय भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जो कम प्रतिस्थापी हो, अर्थात ACH पर जुड़ता है जबकि BR2C पर जुड़ता है। यदि हम प्रोपीन में कार्बन 1 पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं जबकि कार्बन 2 पर केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जब HI का योग कराते हैं तो हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर पहले से ही अधिक संख्या में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। हाइपोक्लोरस अम्ल की से क्रिया। जब हम HOCl की क्रिया प्रोपीन पर या एथीन पर कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि HOCl में क्लोरीन प्लस आवेशित होता है जबकि HO माइनस आवेशित होता है। इस आधार पर धन विद्युतीय भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, अतः 1-क्लोरो-2-प्रोपेनॉल बनता है। उपयुक्त क्रियाविधि में HOCl अणु का धन विद्युतीय भाग क्लोरीन परमाणु है, अतः मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार एल्किनों पर HOX की योगात्मक अभिक्रिया में हैलोजन उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जो कम प्रतिस्थापी होता है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जिस पर अधिक होती है। इसी प्रकार जब NOCl की नाइट्रोसिल हैलाइड का योग कराते हैं तो इसे हम टिल्डन अभिक्रिया भी कहते हैं। NOCl में कार्बन ऋण आवेशित होता है जबकि नाइट्रोजन धन आवेशित होता है, अतः यह अभिक्रिया बिल्कुल HOCl की अभिक्रिया से बिल्कुल विपरीत होती है और इसमें NO समूह असममित एल्कीन के उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर बंधित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। NOCl को टिंडल अभिकर्मिक भी कहते हैं। इसी प्रकार H2SO4 का योग जब भी हम एथीन पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का योग ठंडे व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की एल्किनों के साथ अवशोषित कराते हैं तो भी हम देखते हैं कि इसमें भी H+ आयन उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पहले से अधिक होती है। यह अभिक्रिया भी मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होती है। चूँकि ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में एल्केन अवशोषित नहीं होते हैं, अतः इन एल्किनों से यह विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसी प्रकार जब हम एथीन पर जल का योग कराते हैं मरकरी की उपस्थिति में तो हम देखते हैं कि OH समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या सबसे कम होती है और इस प्रकार एल्कीने तनु अम्ल उत्प्रेरक के साथ गर्म करने पर एल्केनॉल बनाती है। इस अभिक्रिया में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर जल का एक अणु जुड़ता है।
यह अभिक्रिया क्षार उत्प्रेरक के साथ संपन्न नहीं होती। इस प्रकार हम देखते हैं कि जल योजन के माध्यम से भी हम एल्कीन एल्कोहल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोबोरेनीकरण, जब भी हम एल्कीन पर BH3 की रिएक्शन कराते हैं तो 3 अणु एल्कीन के भाग लेते हैं और ट्राई प्रोपिल बोरेन बनता है, जो कि जल की उपस्थिति में एल्केन बनाता है। और यदि हम किसी क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एल्कीन के द्वारा एल्कोहल और अन्य यौगिकों का निर्माण किया जाता है। एल्केन का योग, आइसोब्यूटीन और आइसोब्यूटेन, जब भी हम इनका सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो दोनों यौगिक आपस में योग के द्वारा आइसोऑक्टेन बनाते हैं। जब भी इसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि आइसोब्यूटीन में सर्वप्रथम H+ आयन क्रिया करता है और H+ आयन क्रिया करने के साथ ही तीसरी 3 डिग्री कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। 3D कार्बोकैटायन आइसोब्यूटेन के साथ क्रिया करके पुनः एक यौगिक का निर्माण करता है जिसमें कार्बोकैटायन होता है और ये कार्बोकैटायन अन्य यौगिकों से क्रिया करके आइसोऑक्टेन में परिवर्तित हो जाता है। एल्कीन के योग द्वारा 2 एल्कीन आपस में इससे एक सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करके 2,2,4 ट्राइमेथिल 2 ब्यूटीन का निर्माण करती है। इसकी क्रियाविधि को जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जब आइसोब्यूटीन की H+ आयन से क्रिया कराते हैं तो कार्बोकैटायन का निर्माण होता है जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन पुनः एथीन के एक अणु से रिएक्शन करता है और एक कार्बोकैटायन का निर्माण होता है जिसमें एक H+ आयन अपना इलेक्ट्रॉन देकर पृथक हो जाता है और एक एथीन का निर्माण करता है। ऑक्सो अभिक्रिया, जब भी हम एथीन की क्रिया निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकल कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड और एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एल्कीन का ऑक्सीकरण 1% KMnO4 के जलीय विलयन की उपस्थिति में किया जाता है। इसे बेयर अभिकर्मक भी कहते हैं। जब भी हम 1% KMnO4 की उपस्थिति में एल्कीन का ऑक्सीकरण करते हैं तो ग्लाइकोल प्राप्त होता है। यदि हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करें तो हम देखते हैं कि पुनः ग्लाइकोल प्राप्त होता है और ऑस्मिक एसिड प्राप्त होता है। इसी प्रकार सिल्वर की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर ऑक्सीरेन बनता है जो कि जल की उपस्थिति में टूटकर ग्लाइकोल में परिवर्तित हो जाता है। ओजोनीकरण, जब भी एल्कीन का ओजोन के साथ क्रिया कराई है तो ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड एक चक्रीय यौगिक होता है जो कि जिंक और जल की उपस्थिति में टूटकर फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। इस अभिक्रिया के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की एल्कीनों के बनने का भी अध्ययन कर सकते हैं। क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण या अम्लीय K2CR2 की उपस्थिति में जब भी हम एल्कीन की क्रिया क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्कीन का ऑक्सीकरण होकर फॉर्मिक एसिड बनता है। यदि 2 ब्यूटीन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है। और यदि हम टेट्रामेथिल एथिलीन पर क्षारीय KMnO4 की क्रिया कराते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है। जो द्विबंध कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, परंतु जब हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है तो कीटोन का निर्माण होता है। इस प्रकार हम इसके द्वारा उत्पाद के अध्ययन से अभिकारक की संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। एथीन के दहन द्वारा भी CO2 और H2 प्राप्त होती है।